गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने 48 क्वेश्चंस तक पढ़ चुके थे और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49। एन इन्फेंट हु हैड ए रिवीजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। एक बच्चा है जिसके अंदर बीपी शंट लगा हुआ है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन देखो भाई, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग कहाँ लगाते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो वेंट्रिकल से पेरिटोनियम के अंदर जो शंट डालते हैं, वेंट्रिकल से पेरिटोनियम के अंदर। वेंट्रिकल कौन सा? ब्रेन वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं। ब्रेन वेंट्रिकल एक्चुअल में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पर कोरोइड फ्लक्सेज के द्वारा सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। और जब किसी बच्चे के अंदर सीएसएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, आईसीपी बड़ा होता है, क्योंकि सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उसके कंपेयर में जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उसे एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम एक संट डालते हैं जिसे हम बीपी संट बोलते हैं। और बीपी संट कहां से कहां डालते हैं? वेंट्रिकल से पेरिटोनियम के बीच में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इसकी जो पोजीशन है उसे आफ्टर वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संटिंग के बाद में हमेशा पोजीशन फ्लैट रखी जाती है। अगर आपने हेड को ज्यादा एलिवेटेड कर दिया, हेड एलिवेटेड करेंगे तो क्या होगा बेटा, ज्यादा ब्लड, ज्यादा जो सीएसएफ है वो वेंट्रिकल से निकल के पेरिटोनियम में आ जाएगा और वहां पर कम हो जाएगा, सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाएगा। जहां हम बढ़ाने से रोकने की बातें कर रहे थे वहां ज्यादा कम हो जाएगा। ज्यादा कम होना भी दिक्कत है और जो है ज्यादा होना भी दिक्कत है। तो हमें तो नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करना है। तो मोस्टली जब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग जब की जाती है तो उसके अंदर हमें कौन सी पोजीशन देनी होती है? बच्चे को फ्लैट पोजीशन देनी होती है। दूसरी चीज, अभी बच्चे की हाइट भी कम है तो वेंट्रिकुलर जो पेरिटोनियल जो शंटिंग डाली है, जो उसकी ट्यूब है वो हमने छोटी डाली है। तो आफ्टर कुछ दिनों के बाद में जो है बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी, तो उस जो ट्यूब है उसको भी हमें बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ दिन बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ महीनों के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट की जो ट्यूबिंग है उसे रिवाइज करना पड़ता है, उसे दूसरा चेंज करना पड़ता है, उसकी साइज बढ़ानी होती है। तो उसे बोलते हैं हम रिवीजन ऑफ शंट। इज ए डायग्नोज विद द मेनिंजाइटिस फ्रॉम ए इन्फेक्टेड शंट। तो उस बच्चे के अंदर क्या हो गया है, उस संट का इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर जो दिक्कत क्रिएट हुई है वो कौन सी कंडीशन हो गई है? मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम हो चुकी है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट दिस कंक्लूजन? इस मतलब ये जो मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसमें कौन कौन से मैनिफेस्टेशन आने चाहिए, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए, उनकी हमें बात करने के लिए बोला गया है। दोबारा से देखो, एन इन्फेंट हु हैड ए रिवीजन ऑफ द वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। एक बच्चा है जिसके अंदर हमने रिवीजन किया है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट का। इज डायग्नोज विद द मेनिंजाइटिस। उसके अंदर क्या दिक्कत हुई है बेटा? मेनिंजाइटिस वाली प्रॉब्लम हुई है क्योंकि इन्फेक्टेड शंट की वजह से। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? इनमें से हमें जो है मैनिफेस्टेशन देखने। तो अगर बेटा मेनिंजाइटिस की बातें करूं तो मेनिंजाइटिस के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं हम। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस जो है मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है। और मेनिंजीज क्या होती है सर? मेनिंजीज जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो कवरिंग होती है बेटा वो क्या कहलाती है? मेनिंजीज कहलाती है। और मेनिंजीज हमारे पास में तीन होती है। सबसे बाहर जो मेनिंजीज होती है उसका नाम होता है ड्यूरामेटर। उसके अंदर होती है उसे हम बोलते हैं एरेक्नोइड। और उसके अंदर ही अंदर जो होती है उसे हम बोलते हैं पाइयामेटर। ये तीन हमारे पास में क्या होती हैं? मेनिंजीज होती हैं। और इन जब मेनिंजीज का इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस कंडीशन बोलते हैं। जब इनका इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेनिंजाइटिस बोल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या साइन सिम्टम जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें। वैसे तो हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे इन चीजों को, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू करना चाहता हूं, सुनना। सबसे पहले नकल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। मतलब कि जो हमारी गर्दन है, नेक है, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, वो जकड़ी हुई मिलेगी। रिजिडिटी का मतलब रिजिड हो जाएगी, उसमें सॉफ्टनेस। देखो अभी नॉर्मल हमारी गर्दन को हम जिधर करना चाहते हैं उधर आराम से मूव कर सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है जब इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। क्या हमारे नेक के अंदर भी सर्वाइकल जो है पोर्शन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है? हाँ, उसका इन्फ्लामेशन होगा, उसका इन्फेक्शन होगा तो क्या हमारे नेक मूवमेंट जो है अच्छे से हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। नेक को नकल बोला जाता है, नकल रिजिडिटी। नेक के अंदर स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जो गर्दन होगी वो जकड़ी हुई रहेगी, उसके मूवमेंट करने में जो बच्चा है उसे पेन फील होगा। एक तो ये नकल रिजिडिटी का साइन सिम्टम देखने को मिलता है। दूसरी चीज, एक चीज समझो, नकल रिजिडिटी तो होगी। दो साइन है जो स्पेशल है बेटा यहां पर। एक कर्निंग साइन होता है और दूसरा होता है ब्रूडजेंस की साइन।
एक कर्निंग होता है और एक साइन जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रुडजिंस्की साइन, जिसको हम चैप्टर में विथ फोटो देखेंगे, तो यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें और अच्छे से बता दूंगा ब्रुडजिंस्की साइन क्या होता है, कर्निंग साइन क्या होता है, विथ फोटो देख लेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्निंग हो गया, ब्रुडजिंस्की साइन हो गया आपका, ठीक है, और एक ये हो गया। अब एक चीज और समझना कि एक्चुअल में अगर हमारे अंदर कोई ब्लड का इंफेक्शन हुआ है तो हम ब्लड में देखते हैं कि भाई सीबीसी का लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, डब्ल्यूबीसी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इन सारी चीजों को देखते हैं। जब सीएसएफ के अंदर बेटा इंफेक्शन होता है तो सीएसएफ के अंदर हम क्या देखते हैं, जब भी सीएसएफ के अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर या सीएसएफ के अंदर बात करूं, क्योंकि हम लंबर पंचर करते हैं और सीएसएफ को जब कलेक्ट करते हैं तो सीएसएफ के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, देखते हैं। जब भी बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है बेटा सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, तो ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रोटीन का अमाउंट जो है सीएसएफ के अंदर बढ़ने लगता है। कैसे याद रखें सर, बार बार में भूल जाएंगे, इसके लिए कैसे क्या करना चाहिए, देखो बेटा, जब भी कोई इंफेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और इम्यूनोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन की अगर बात करें तो ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन तो एक प्रोटीन होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा मोस्टली क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। अब यहां पर तुम्हें इतना तो याद रहेगा, सर ने बताया था ग्लूकोज और प्रोटीन एक की मात्रा बढ़ी थी और दूसरे की मात्रा घटी थी, बताओ किसकी मात्रा घटेगी और किसकी मात्रा बढ़ेगी, तो इम्यूनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। ऐसे याद रख लेना बेटा, जब भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन डेवलप होगी वहां पर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा और मेनिंजाइटिस का प्रोटीन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ये मेनिंजाइटिस जो है ये हमारा मेनिंगोकोकल जो मेनिंजाइटिस होता है बेटा, ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन होता है, ये भी ध्यान से समझने की बातें हैं। ये भी अगर याद नहीं रहा तो बड़ी दिक्कत कर देगा, तो इसे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं वो तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, वो ही मोस्टली क्या होते हैं, ड्रॉप से फैल रहे होते हैं। जब जो पेशेंट है जो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो मोस्टली क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन जो है एक पर्सन से दूसरे पेशेंट के अंदर जो है ट्रांसमिट हो जाता है। बट यहां पर भी मात्र एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, सीएनएस का इन्फेक्शन होने के बाद भी वो जो है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब वो डिजीज फैलती है तो उसके अंदर कैसे फैलती है, ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है। जब वो पेशेंट जो है कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। दूसरी चीज, एकमात्र ही इन्फेक्शन है ये सीएनएस का जो कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है। हम जितने भी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे उसमें एकमात्र रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन यह है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर वहां पर रेसेस भी बन जाते हैं बेटा, पूरी बॉडी के अंदर रेसेस भी बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेनिंजाइटिस के बारे में याद रख लेनी चाहिए। अब देखते हैं, हम एक्चुअल कंडीशन पे आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके साइन सिम्टम पूछे हमसे कि मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं। देखना बेटा, साइन सिम्टम बहुत इजी हैं, इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। पहला, फीवर, जब भी कोई इंफेक्शन आएगा फीवर होना ही होना है, तो ये तो आना ही आना है सर मेनिंजाइटिस का फीचर में। अच्छा, दूसरा लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब है आलसीपन होना। क्या इस बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस हुआ है, मैंने बोला है कि इसकी मसल शिथिल होंगी या इसके अंदर इरिटेटनेस होगी, ये पेशेंट इरिटेट रहेगा और एकदम बिल्कुल से स्टिफ रहेगा। तो हमने जैसे नोज की मसल्स, नेक की मसल्स की बात की, तो नेक की मसल्स में स्टिफनेस थी, नेक की लेथार्जी कंडीशन थी, वो शिथिल नहीं थी बेटा, वो स्टिफनेस थी उनके अंदर जकड़न रहेगी, नेक की मसल जो है रिजिड रहेंगी, उनके अंदर खिंचाव रहेगा। तो यहां पर जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, लिथार्जी नहीं देखने को मिलेगी। पेशेंट थोड़ा सा अगर बात करूं तो हाइपोटोनिया नहीं, हाइपरटोनिया उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो लिथार्जी कंडीशन उसके अंदर नहीं देखेगी। क्या उसके अंदर स्टिफनेस ऑफ नोज स्टिफनेस ऑफ मसल्स देखने को मिल सकती है, स्टिफ ऑफ नेक देखने को मिल सकती है। इसने वही ही जो ऑप्शन है उसको चेंज करके दिया है जिसको हम बोलते हैं नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, तो नकल रिजिडिटी का बेटा मतलब होता है, नकल मींस होता है नेक और रिजिडिटी मतलब होती है स्टिफनेस, मतलब उसके अंदर जकड़न आ जाना। तो क्या स्टिफ नेक देखने को मिलेगी? हाँ सर। अच्छा, पुअर फीडिंग, क्या बच्चा पुअर फीडिंग करेगा? क्या बच्चा पुअर फीडिंग करेगा? मैं तो कह रहा हूं बेटा उसके अंदर कार्डियक डिफेक्ट हो, उसके बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिफेक्ट हो, उसके अंदर सीएनएस का डिफेक्ट हो। जब भी बच्चा बीमार होगा, छोटा बच्चा जब भी बीमार होगा, क्या वो ब्रेस्ट फीड करेगा? वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर फीडिंग जो है बढ़िया से कर पाएगा बच्चा या नहीं कर पाएगा? तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं करेगा, मतलब कि पुअर फीडिंग उसके अंदर देखने को मिलेगी। डिप्रेस्ड फोंटेनेल, क्या बच्चे के अंदर डिप्रेस्ड फोंटेनेल देखेंगे? नहीं सर। जब भी अगर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होगी वहां पर ईडिमा होगा, वहां पर जो है आईसीपी बढ़ेगा बेटा, नहीं कि घटेगा। अगर बढ़ेगा तो फोंटेनेल्स के जो है वो
जो है डिप्रेस नहीं होके वो एलिवेटेड होंगे, उसके अंदर फॉन्टेनेल के अंदर वल्जिंग देखने को मिलेगी। बट एक चीज और ध्यान रखें, यहां पर बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूं, यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूज करती है और बार बार में क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश करेगी, उसको समझना। कई बार बेटा यहां पर क्या करेगा, वो एज लिख के देगा, इस बच्चे की एज लिख के देगा। अभी तो यहां पर क्या लिख के दिया उसने, इन्फेंट लिख के दिया है कि ये बच्चा जो है इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब अगर मैं सोचना चाहूं तो लगभग इन्फेंट का मतलब हुआ कि बच्चा जो है 1 ईयर से बिलो है, 1 ईयर तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। भाई बच्चा जो है न्यूनेट के बाद में इन्फेंसी कहलाती है, और आफ्टर 28 डेज ऑफ बर्थ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा। तो इन्फेंट का मतलब तो ये है। और उससे जो फोंटेनल्स होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, तो हमें पता है सर कि जो उसके एक पोस्टीरियर फोंटेनल है, एंटीरियर फोंटेनल है, सारे फोंटेनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं लगभग 18 महीने तक, मतलब विद इन 2 ईयर के अंदर अंदर क्लोज हो जाने चाहिए। अगर यहां पर बच्चे की उम्र जो है 2 साल से ऊपर दे रखी है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर बल्जिंग देखने को मिलेगी फोंटेनेल की? अरे सर बल्जिंग क्यों होगी, जब फोंटेनेल क्लोज हो चुके हैं तो बल्जिंग तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फीचर, बल्जिंग वाला फीचर आफ्टर 2 ईयर नहीं देखने को मिलता है, ये भी आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये आईसीपी का भी फीचर नहीं देखने को मिलेगा। आईसीपी का जब आईसीपी बढ़ता है तो बच्चे के अंदर जो है बल्जिंग ऑफ फंटेनल्स देखने को मिलती है। बट तुम्हें दिमाग में ये रखना है सर, अगर गलती से एज दे दी जाए तो ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि बल्जिंग ऑफ फीचर तभी देखने को मिलेगा जब फॉन्टेनल क्या हो, ओपन हो, और जैसे ही फॉन्टेनल क्लोज हो जाएगा ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो आंसर क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो यहां पर बढ़िया इस क्वेश्चन के आंसर जो हो सकते हैं वो 1, 3 और 4 इसके बढ़िया आंसर हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 50 को देखता हूं। बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखते हैं। ए नर्स इन पीडियाट्रिक क्लिनिक असेसिंग ए इन्फेंट हु हैड ए रिवीजन ऑफ द वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल साइट। एक नर्स है जो पीडियाट्रिक क्लिनिक में काम कर रही है और वो किस बच्चे को देख रही है, ऐसे बच्चे को देख रही है जिसने क्या हुआ है अभी रिवीजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट हुआ है, क्योंकि उसकी एज बड़ी होगी। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग अलर्ट दैट द नर्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर हैज इंक्रीज। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पता लगे कि इस बच्चे का आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है? जब भी बेटा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें कि अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसके अंदर बल्जिंग ऑफ फंटेनल देखने को मिलेगी, और अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है उसके अंदर कभी भी बल्जिंग ऑफ फंटेनल्स नहीं होगी, उसके अंदर हमेशा नॉर्मल रहेंगे फंटेनल, क्योंकि उसकी वोन है जो क्लोज हो चुकी हैं, उसके अंदर फंटेनल जो है पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं, तो बल्जिंग नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जब भी बच्चे के अंदर आईसीपी बढ़ने को लगेगा बेटा, एक महत्वपूर्ण जो इसका फीचर्स है वो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस। तो उस बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है, चाहे बच्चा बड़ा हो, बच्चा छोटा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे हम हो, ये हमेशा हमेशा आपको देखने को मिलेगा कॉन्शियसनेस। दूसरी चीज, अगर बाकी के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बाकी के फीचर्स में आपको क्या होगा, आपकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, डायस्टोलिक प्रेशर घटता है। सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक प्रेशर अगर घटेगा तो पल्स प्रेशर इनका जो है वो भी बढ़ेगा, तो पल्स प्रेशर इनके अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं किस चीज की, पल्स रेट की, तो यहां पर जो पल्स रेट है वो पल्स रेट क्या होगी बेटा, इसके अंदर एक लेट फीचर होता है आईसीपी का, और आईसीपी का लेट फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो बच्चे के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, नहीं कि पल्स रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करूं, एक इसका कॉमन फीचर होता है, कॉन्शियसनेस होता ही होता है, एक इस बच्चे के अंदर नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलता है। तो बच्चे के अंदर नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी यहां पर देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसके फीचर। पहला, इंक्रीज पल्स रेट। तो क्या पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी इसके अंदर? पल्स रेट सर बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, इसके अंदर लेट फीचर होता है पल्स रेट का डिक्रीज हो जाना, जिसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो बच्चे के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, नहीं कि इंक्रीज पल्स रेट देखने को मिलेगी। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं हो सकता सर। अरे क्लियर है? दूसरा देखो, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस। क्या रिफ्लेक्स हाइपो एक्टिव रहेंगे या पेशेंट इरिटेट रहेगा? पेशेंट इरिटेट रहेगा, पेशेंट क्राई करेगा, तो यहां पर कभी भी हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस नहीं देखने को मिलेंगे, हमें हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है? नहीं सर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें क्या करना है, बढ़ा हुआ करना है, नहीं कि डिक्रीज होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
टेंशन ऑफ द एंट्रिया फोंटेनल, कि एंट्रिया फोंटेनल के अंदर जो है प्रेशर आ रहा है, प्रेशर मतलब वो बल्ज होने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, ये तो देखने को मिलेगा। अब देखो उसने बल्जिंग ना लिख के उसने टेंशन ऑफ एंट्रिया फोंटेनल दे दिया है। तो क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस बात को समझना है। यहां पर जो क्वेश्चन और आंसर में जो फेर रहेगा वो शब्दों का फेर रहेगा बेटा। इन शब्दों के जाल से आप निकल जाएंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो आपको जो सिलेक्शन पाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शब्दों का जो जाल है वो अच्छे से बुनना पड़ेगा, उसके अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। द पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट हु हैज एडेड सर्जिकल रिपेयर ऑफ द माइलिनोमेनिंगोसीले एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द स्किन केयर। माइलोमेनिंगोसीले, देखो अब ये क्या होता है, दो तीन चीज कंडीशन होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं पहले, इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। सबसे पहली कंडीशन होती है स्पाइना बिफिडा बोलते हैं, और स्पाइना बिफिडा जो है दो तरह की होती है, स्पाइना ओकल्टा और स्पाइना सिस्टिका। स्पाइना ओकल्टा की बात करूं बेटा, तो स्पाइना ओकल्टा के अंदर क्या होता है, जो स्पाइन है आपकी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलन है, वो कॉलन अच्छे से नहीं बनी होती है, बीच में गैप रह जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पाइना ओकल्टा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक होती है स्पाइना सिस्टिका, जिसके अंदर क्या है, क्लोज ही क्लोज नहीं, इसके अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती हैं। एक में तो क्या निकल दी हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मेनिंजीज होती हैं, तो एक में तो मेनिंजीज निकलेंगे। अगर मेनिंजीज निकलेंगे उसे मेनिंगोसीले बोलेंगे। और उसके बाद अगर और कंडीशन सीवियर होती है तो उसके साथ में क्या निकलेगी बेटा, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बाहर निकलेगी, इसे बोलेंगे माइलोमेनिंगोसीले। देखना, अलग अलग कंडीशन बोली मैंने। एक तो स्पाइना ओकल्टा बोला, जिसमें वर्टिब्रल कॉलन के अंदर ओपनिंग है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड या उसकी कवरिंग जो है मेनिंजीज है वो बाहर नहीं निकल रही हैं। जबकि दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं जिसमें मेनिंजीज बाहर निकलेंगे। मेनिंजीज मतलब मेनिंगोसील, मेनिंगोसील मतलब मेनिंजीज का बाहर निकलना। माइलो मेनिंगोसील का मतलब है, माइलो मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी निकल रही है, मेनिंजीज भी निकल रही है। ये बात समझ में आनी चाहिए। द पेरेंट ऑफ इन्फेंट हु हैड एन सर्जिकल रिपेयर ऑफ द माइलो मेनिंगोसीले एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द स्किन केयर। ऐसे बच्चा है जिसकी सर्जिकल रिपेयर हुई है, किसके लिए? माइलोमेनिंगोसील के लिए। माइलोमेनिंगोसील क्या है वो समझना है तुम्हें। माइलोमेनिंगोसील का मतलब समझे बेटा, माइलोमेनिंगोसील का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर निकल रही है और उसकी कवरिंग भी बाहर निकली हुई है। अब उसके बारे में उसके घर वाले कंसर्न में हैं, किस चीज के लिए? स्किन केयर कैसे करनी है। आस्क्ड व्हाट दे कैन डू टू अवॉइड द प्रॉब्लम। तो वो पूछ रहे हैं कि हम जो प्रॉब्लम है आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। द नर्स शुड टीच द पेरेंट दैट देयर इन्फेंट, हम क्या समझा सकते हैं उसके कि हमें कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है। उसके लिए विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलो अप केयर, कि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक ही नहीं, हमें अलग अलग तरीके से उसे केयर देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मल्टी तरीके से, और हमें लॉन्ग टर्म केयर की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, ये तो जरूरत है ही सर, क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड का बेटा माइलोमेनिंगोसीले वगैरह होगा, मोस्टली ये सैक्रल और आपके लंबर रीजन के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी वगैरह जो है वो इससे ज्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी हो सकती है, ब्लड हो सकता है, बॉवल हो सकती है। तो जब भी किसी बच्चे को माइलोमेनिंगोसीले कंडीशन डेवलप होती है तो उसका ब्लैडर के फंक्शन है, बॉवल के फंक्शन है, जो उसके लोअर एक्सट्रीमिटी के फंक्शन है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। तो उसे हमें बॉवल ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ब्लैडर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसे हमें फिजिकल रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, लेग बारेगा की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। तो एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि जीआई का आ गया आपका कौन सा सिस्टम, बॉवल आ गया, ब्लैडर जो है यूरिनरी का आ गया, मस्कुलर आ गया। तो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की रिक्वायरमेंट पड़ती है और लॉन्ग टर्म की जरूरत पड़ती है, एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग लाना। तो ये हो सकता है सर। सो टेक द प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक थेरेपी आइडेंटिटी इनडेफिनेटली, कि इनडेफिनेटली हमें जो है उसे एंटीबायोटिक थेरेपी ऐसा नहीं है। ठीक है, मस्ट बी केप्ट ड्राई बाई अप्लाइंग पाउडर, पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, ईच डायपर चेंज नहीं, पाउडर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है वहां पर। डज नॉट नीड, ये क्वेश्चन मैंने कहां भी पढ़ाया तुम्हें, कार्डियक सिस्टम में भी पढ़ाया। अगर किसी पेशेंट की कार्डियक सर्जरी हुई है, कोई इंसिजन साइट है बेटा, वहां पर पाउडर, क्रीम, लोशन नहीं अप्लाई करना है। ये अच्छे से समझें कि ड्राई करने के लिए, अब जैसे नॉर्मल है, हम स्किन को ड्राई करना चाहते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं, पाउडर लगा ले। पाउडर नहीं करना है इंसिजन साइट पे, ये इन्फेक्शन का बड़ा कोज हो जाएगा। तो कोई भी पाउडर, क्रीम, लोशन वगैरह यूज नहीं करने होते कभी भी किसी भी सर्जिकल साइट पे। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा।
डज नॉट नीड एनीथिंग मोर देन द रूटीन क्लींजिंग एंड डायपर चेंज, कि नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल जो क्लीनिंग में हमें करना होता है या नॉर्मल जो डायपर चेंज करते हैं नॉर्मल बच्चे का, वैसे ही उससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो गलत कह रहा है, इसको तो ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसे पोजीशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और सर्जरी हुई है तो यहां पर हमें इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो ज्यादा बढ़िया आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर आंसर नंबर 1 होगा। विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म जो है मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलो अप केयर की उसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है, आपका आंसर नंबर 1 नंबर आंसर बढ़िया आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बातें करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर इन्फेंट विद द माइलो मेनिंगोसीले बिफोर सर्जिकल करेक्शन, कि आपका पहला काम क्या होगा जब सर्जरी नहीं हुई है, एक बच्चा है जिसको मेनिंगोसील हुआ है। माइलो मेनिंगोसील का मतलब समझ में आना चाहिए, बार बार बता रहा हूं, और इस बार बार बताने का एक ही रीजन है कि तुम्हें याद हो जाए। और क्या है बेटा माइलिंगो मेनिंगोसीले, कि उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर निकली हुई है, उसके अंदर जो आपकी मेनिंजेस है वो भी बाहर निकली हुई हैं, ये माइलो मेनिंगोसीले कंडीशन कहलाएगी। तो इस कंडीशन में तुम्हारा पहला काम क्या होगा, इन्फेक्शन को रोकना या ट्रॉमा को रोकना या फिर इंक्रीजिंग पैरालिसिस को ऑब्जर्व करना या डिग्री ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल करना, तो सारा ही है। इन्फेक्शन को भी बचाना है, ट्रॉमा भी ना हो, पैरालिसिस को भी कहीं पैरालिसिस ना हो जाए, या असेस द डिग्री ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, वो कितना बॉवल और ब्लैडर पे कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि बॉवल और ब्लैडर के फंक्शन भी यहां पर डिस्टर्ब होने वाले। तो ये कंडीशन आपको देखने को, तो सारी कंडीशन देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले देखो इन्फेक्शन तुरंत से नहीं होगा। इन्फेक्शन कब होगा, जब ये सैक जो है ये ओपनिंग है जब टूट जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंट्री करेंगे तब देखने को मिलेगी। और बच्चे के अंदर माइलो मेनिंगोसील्स है वो पीछे की साइड में हुई है। हम नॉर्मली बच्चे को लिटाते भी जो है प्रोन उसमें सुपाइन पोजीशन में, इस पर प्रेशर आएगा और ये रप्चर हो जाएगी। सबसे पहला काम अगर मुझे करना है तो ये, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस है इसमें ट्रॉमा होने के, इसके रप्चर होने के, तो सबसे पहली चीज तो यही है बेटा कि इसमें ट्रॉमा ना हो जाए, इसके अंदर जो है चोट नहीं पहुंच जाए, इसको ही हमें बचाना है। और इसको बचाने के लिए हम प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सैक, सबसे पहली चीज ये करेंगे। उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं, इन्फेक्शन से बचाना है, पैरालिसिस के लिए ऑब्जर्व करना है, या अदर जो भी चीजें हैं वो बाद में करेंगे। सबसे पहली जो चीज होगी प्रिवेंट ट्रॉमा टू जो है क्या होगा बेटा, सैक होगा। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, एन इन्फेंट विद द माइलो मेनिंगोसीले इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीआईसीयू के अंदर बच्चा है, माइलो मेनिंगोसील का बच्चा है, एडमिट है। व्हाइल द इन्फेंट इज awaiting surgical correction of the defect, what is the most appropriate nursing intervention, जब बच्चा जो है छोटा बच्चा है उसके अंदर सर्जरी होने वाली है किसकी, माइलिंगो मेनिंगोसील के लिए, और उसके लिए वेट कर रहा है वो, तो उसके टाइम पर सबसे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, यूजिंग डिस्पोजेबल डाइपर्स, कि हम डिस्पोजेबल डाइपर्स का इस्तेमाल करें। प्लेसिंग द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन, कि बच्चे को जो है प्रोन पोजीशन में रखें, या फिर जो है परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल चेक अबव द साइट ऑफ द लीजन। देखो बेटा ऊपर साइट ऑफ लीजन से अगर ऊपर कर रहे हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, नीचे दिक्कत होती है, जो साइट ऑफ लीजन है उससे नीचे दिक्कत आती है। जैसे लंबर सैक्रल रीजन में है तो उससे नीचे, मतलब कि पैर है, ब्लैडर है, इनमें दिक्कत आती है। अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। वॉशिंग द एरिया बिलो द डिफेक्ट विथ ए नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक, कि नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक के साथ में, जब तक प्रिस्क्राइब नहीं है हम वैसे भी नहीं करना है इन चीजों को, और वॉश आउट वगैरह नहीं करना है हमें, क्योंकि रप्चर नहीं करना है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है पोजीशन पे ध्यान देना है। और यहां पर हमें दिया हुआ है बेटा कि हमें कौन सा यूज करना है, प्रोन पोजीशन यूज करनी है। तो मेन चीज यही है कि बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखें जिससे उसका रप्चर ना हो। उसके अंदर अगर रप्चर होता है तो और दिक्कत होती है, क्योंकि जब जैसे ही रप्चर होगा जो एनवायरमेंटल के जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनके कांटेक्ट में आएगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमसे सबसे पहले बच्चे को प्लेस करेंगे प्रोन पोजीशन के अंदर। देखो भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर बेटा तुम्हें दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए, फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है तुम्हें तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है, तो जो भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं तुम लोगों में से, तो जिन लोगों को भी दिक्कत आती है भाई पूछ लिया करो। आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न माइलो मेनिंगोसीले, एक क्लोज कर दिया है उसको, व्हाट एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ द केयर, कि हमने माइलो मेनिंगोसीले के साथ में जब बच्चा था, माइलो मेनिंगोसील के बाद में उस बच्चे का जो है हमने क्लोज कर दिया है और सर्जरी कर दी है, उसके बाद में हमें क्या ध्यान देना है,
लिमिटिंग लेग मूवमेंट, क्या लेग मूवमेंट को हमें कम करवाना है क्या? लेग मूवमेंट को कम क्यों करवाएंगे? देखो कोई भी सर्जरी हुई है, लेग मूवमेंट तो थोड़ा सा करवाना ही है, एक्सरसाइज तो करवाई नहीं है। एक तो इसके अंदर पहले से दिक्कत थी, और अगर तुम करवाओगे बेटा कोई भी सर्जरी के बाद में अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं करवाओगे लेग वगैरह का और इनका, तो यहां पर चांसेस होते हैं कि थ्रोम्बस बन जाए, तो थ्रोम्बस तो नहीं बनने देना है, तो लेग मूवमेंट तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कि हम जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं उनको डिक्रीज करें। भाई ये बच्चा जो है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को बढ़ाना है, तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करवानी है, तो ये तो तुम्हें करना है, क्योंकि ये आईसीपी थोड़ी ना है भाई, ये ब्रेन का इन्फेक्शन थोड़ी ना है, ये तो माइलोमेनिंगोसिल होगा। वहां पर तो आपको थोड़ा बहुत इरिटेट नहीं हो रहा है इसमें बच्चा, माइलोमेनिंगो इसमें तो कंडीशन तो वैसी हो रही है, डिप्रेस कंडीशन में चल रही है, तो उसे हमें स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा। मीजरिंग हेड सर्कम्फ्रेंस डेली, कि बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस डेली मीजर करें, हाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि जहां पर आपने माइलोमेनिंगोसिल को क्या किया है, क्लोज किया है, हो सकता है वहां पर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चला जाए, वहां से अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो आईसीपी ये जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन तक भी जा सकता है। क्या माइलोमेनिंगोसिल की वजह से मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है? क्या वहां पर भी जो है आईसीपी बढ़ सकता है? हाँ सर आईसीपी बढ़ सकता है। तो हमें किसके लिए मॉनिटर करना है? हेड सर्कम्फ्रेंस के लिए, बिल्कुल करना है सर। ऑब्जर्विंग फॉर सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम द नेयर्स, नोज से, नोज की पूछा है बेटा, सीरियस ड्रेनेज मतलब ब्लड जैसा डिस्चार्ज नोज से क्यों आएगा? यहां पर कोई नोज में ट्रॉमा थोड़ी हुआ है, स्कल का ट्रॉमा थोड़ी हुआ है जो नोज से जो है ये देखने को मिले। पर बच्चे क्या करते हैं, सीरियस ड्रेनेज आ रहा है सर, वो साइड का पूछ रहा होगा, वो ड्रेसिंग का पूछ रहा होगा, इसलिए आंसर ये भी टिका देते हैं। बट नहीं करना है बेटा, ड्रेसिंग नहीं लिखा हुआ है इसमें, कहां लिखा हुआ है? नेयर्स लिख दिया है उसने। नेयर्स का मतलब होता है नोज से आएगा, तो नोज से नहीं आएगा, तो बढ़िया आंसर यहां पर हो सकता है आपका मीजरिंग हेड सर्कम्फ्रेंस डेली। आपको हेड सर्कम्फ्रेंस को डेली मीजर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं 55 को। देखो, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक छोटा बच्चा है जिसके साथ में क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंडीशन डेवलप हुई है। द पेरेंट आस्क हाउ देयर बेबी कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड द इलनेस, उसका जो समझें उसके पेरेंट्स हैं, उसके घर वाले, वो पूछ रहे हैं कि इस बच्चे को डिजीज कैसे आई होगी। व्हाट डज द नर्स कंसीडर ए मोस्ट लाइकली रूट ऑफ द ट्रांसमिशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मोस्टली कैसे इन्फेक्शन जाते हैं? मोस्टली जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, या स्क्विन और म्यूकस मेम्ब्रेन से, या क्रेनियल एपरेटस और साइनस से। तो बेटा ये इन्फेक्शन आने के जो चांसेस रहते हैं वो डायरेक्टली जेनेटो यूरिनरी से आने के चांसेस नहीं है इसमें। तो यहाँ इन्फेक्शन जो आने के चांसेस हैं वो आपको क्या लगता है, गैस्ट्रो से आता है? नहीं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से आता है? नहीं। ये तो सीधा क्रेनियम से, और यहाँ तो साइनस दे रखा है, तो डायरेक्टली साइनस और क्रेनियम से आने के चांसेस सीधा रहेगा। जैसे कि उसके अंदर कोई ब्रेन के अंदर इंजरी हुई है, या फिर उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो सीधा इन्फेक्शन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आंसर यहाँ पर आंसर नंबर 4 बढ़िया आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखना। द नर्स इज एडमिटिंग ए 8 month ओल्ड इन्फेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड। एक छोटा बच्चा है, उसको एडमिट किया जाता है और वो बच्चे की उम्र जो है 8 महीने है। जैसे बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि उसके अंदर मेनिंजाइटिस है या नहीं है, बट उसको लग रहा है कि उसके अंदर क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस है, तो लिस्ट इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन दैट शुड बी टेकन। जैसे बच्चा एडमिट किया, हम क्या क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट ए रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, असिस्ट विथ ए लंबर पंक्चर, इंसर्ट ए सर्कुलेटरी ऑक्सीजन डिवाइस, या एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, मॉनिटर साइन ऑफ द नकल रिजिडिटी। अब खुद सोचो बेटा, सबसे पहले अगर कोई पेशेंट हमें आता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, और जब हमें लगता भी है कि कोरोना का होगा, क्या उस पर्सन को हम विदाउट मास्क के जाके टच करना है क्या? मास्क तो पहले पहनना ही पहनना है। अगर हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति कोरोना का है, तो हमें तुरंत से मास्क तो पहले पहन के ही जाना है ना, ये तो हमारी एक प्रायोरिटी होती है। हमें पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है रेस्पिरेटरी रूट से भी फैलता है, ड्रॉपलेट इंफेक्शन से भी फैलता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेस्पिरेटरी? तो सबसे पहले तो यही करोगे तुम। तो पहली चीज तो हम इंस्टीट्यूट ये रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लेने ही लेने, ठीक है। तो यहां पर जितने भी आप सारे आंसर हमें क्रम में जमाने हैं, तो सबसे पहले तो ये करोगे ही करे, ये कर लिया। अब चाहे उसके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो या कुछ भी दिक्कत हो, जब भी हॉस्पिटल में कोई भी बंदा जब इमरजेंसी में आया है, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले आईवी लाइन ले लेते हो, क्योंकि कोई भी मेडिसिन देनी पड़े, कुछ भी तुम्हें अगर इमरजेंसी में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईवी लाइन लेनी ही पड़ेगी।
तो तुरंत से हमने क्या ले लिया, सर्कुलेटरी एक्सेस डिवाइस। देखो यहां पर आईवी लाइन नहीं लिखा हुआ है, घुमाने के लिए तुम्हें सर्कुलेटरी एक्सेस डिवाइस लिखा हुआ है। तो इन चीजों को आपको जब तक क्वेश्चंस नहीं निकालोगे ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जितना ज्यादा बेटा क्वेश्चंस निकालोगे उतनी चीजें जो है आप समझने लगोगे कि चीजों को कैसे कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पैतरे अपना सकता है। तो ये चीज समझें आप। तो सर्कुलेटरी एक्सेस डिवाइस ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर पे हमने क्या कर लिया, सबसे पहले रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लिए, तुरंत से उसके अंदर क्या लगा लिया, कैनुला लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, अगली चीज है उसके बाद में क्या करें। अब हमें इसका डायग्नोस लगाना है कि डायग्नोस लगे तभी तो पता लगे कि एक्चुअल में दिक्कत कहां है, एक्चुअल में दिक्कत कहां है, इसका कैसे पता लगे। इसका तभी पता लग सकता है जब इसका टेस्ट हो। अब तुम सोचो अगर मेनिंजाइटिस का टेस्ट करवाना है, इसे कंफर्म करना है तो सीएसएफ चाहिए, और सीएसएफ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लंबर पंचर करवाना पड़ेगा। तो ये आंसर अगला वाला जो हो सकता है वो हो सकता है बेटा लंबर पंचर। उसके बाद में जब हमें लंबर पंचर कर लिया है, हमने सीएसएफ निकाल लिया है, उसके बाद पता लगेगा ये बैक्टीरिया है तो इससे हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। तो लास्टली हमें क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक चलानी है। और 5वां नंबर, ऐसा थोड़ी है कि डायग्नोस नहीं लगे उससे पहले ही कोई भी एंटीबायोटिक चला दो और कुछ भी चला दो। एंटीबायोटिक भी हमारे पास बहुत सारी होती है, क्या कौन सी चलाएं क्या चलाएं ये तो तभी पता लगे ना जब डिजीज आइडेंटिफाई हो कि इस बंदे के अंदर डिजीज क्या है। तो सबसे पहले हमने पता लगा तो हमें सीएसएफ का कलेक्शन करना पड़ेगा, तो लंबर पंचर करना पड़ेगा। और लास्ट एंड फाइनली मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द नकल रिजिडिटी, कि उसके अंदर नकल रिजिडिटी को हम मॉनिटर करते रहेंगे, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, बट इन क्वेश्चनों से आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो अच्छे से विकसित होता है, आप बढ़िया से क्वेश्चन को हैंडल करना सीखते हैं। तो ये मौसमी के क्वेश्चन है बेटा, इनको मजाक में नहीं लेना है, इनको सीखने की कोशिश करनी है। और आपको मैं से कह ही रहा हूं इनके पेपर भी तुम्हारे जब हो जाएंगे क्लास में तो आपको और भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर आपका आता है 57। फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स मेंटेन आइसोलेशन फॉर ए चाइल्ड विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक बच्चा है जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। मैंने जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो वही बात कर ली थी कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक उस बच्चे को जो है एंटीबायोटिक चलने के जो है हमें क्या रखना होता है, आइसोलेट रखना होता है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करते हैं। तो यहां पर देखो 12 आवर्स आफ्टर एडमिशन से मतलब नहीं होता है बेटा, एंटीबायोटिक से मतलब होता है। अंटर द कल्चर आर नेगेटिव ऑटोमेटिक नहीं, नेगेटिव नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो पावर होती है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने की वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, नहीं होता है। अंटिल एंटीबायोटिक थेरेपी इज कंप्लीटेड, ये भी नहीं है। फॉर 48 आवर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिन, हाँ सर एंटीबायोटिक थेरेपी जब चल जाती है तो उसके बाद में हम 48 आवर में जो है आइसोलेशन करना कम बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 आता है और बहुत सीधा क्वेश्चन है बेटा। ए 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट है, 1 साल का बच्चा है जो एडमिट होता है विद द टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। टेंटेटिव डायग्नोसिस का मतलब है तुम्हारी एग्जाम डेट आती है ना, टेंटेटिव डेट अनुमानित, संभव, कंफर्म नहीं है कि है ये। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि जो अनुमानित है कि हो सकता है। तो वो ही ये कंडीशन के साथ में एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा है जो आता है और टेंटेटिव डायग्नोसिस है कि इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है। ए लंबर पंचर इज प्रिस्क्राइब्ड या परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस। इस बच्चे का लंबर जो है क्या कर लिया, पंचर कर लिया, सीएसएफ कलेक्ट कर लिया। व्हाट लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। अब उसने स्पाइनल फ्लूइड ले दिया है, स्पाइनल फ्लूइड का मतलब वही सीएसएफ की बातें कर रहे हैं। और जहां हमने सीएसएफ वाला प्रोसीजर पढ़ा था वह मैंने बताया भी है और अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज सेल काउंट। क्या सेल काउंट कम होगा या बढ़ेगा, तो डब्ल्यूबीसी वगैरह का सेल काउंट तो बढ़ता है सर, कम थोड़ी ना होना चाहिए। एलिवेटेड प्रोटीन लेवल, बताओ प्रोटीन का लेवल बढ़ना चाहिए सीएसएफ के अंदर या घटना चाहिए। तो अभी तो हमने बात की थी कि ग्लूकोज का लेवल कम होगा और प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, तो प्रोटीन का लेवल तो बढ़ेगा सर। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। लो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, अरे प्रेशर तो बढ़ेगा ना, कोई भी इंफेक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। आईसीपी बढ़ता है सर मेनिंजाइटिस में, कम नहीं होता। अब स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर दे रहा है, सीएसएफ प्रेशर देता तो हम समझ जाते, आईसीपी प्रेशर देता तो समझ जाते। अरे भाई स्पाइनल फ्लूइड भी तो वही होता है ना सीएसएफ, ऐसे बेटा ये घुमा फिरा के देने की कोशिश करता है, तो लो नहीं ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बढ़िया आंसर यहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, आंसर नंबर 2 एलिवेटेड प्रोटीन लेवल यहां पर बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा 59 क्वेश्चन। पूरी वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं है कि बीच में चले जाएं और आराम से धैर्यपूर्वक सारी वीडियो को अच्छे से देखें जिससे आपको हर क्वेश्चन का बेनिफिट मिल पाए। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। एक बच्चा है
जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से ग्रसित है उसकी एक नर्स केयर कर रही है। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल असेसमेंट? जब इस बच्चे का फिजिकल असेसमेंट करेंगे तो क्या चीज मिलेगी? फिजिकल तो समझ रहे हो ना, फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं। ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिए हैं तुम्हें। देखते हैं भाई क्या ऑप्शन दिए हैं। या प्यूरिटिक स्किन रेसेस देखने को मिलेंगे, या ट्रिमर ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा। समझ गए होंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन की कर रहा हूं मैं बात। फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अगर तुम फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो स्किन पर रेसेस देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे? हाँ सर, प्यूरिटिक रेसेस, मैंने बताया तो था कि इसके अंदर रेसेस बन जाते हैं बेटा। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है? रेसेस बन जाएंगे। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक बच्चा है जो जिसकी उम्र कितनी है? 2 साल की उम्र है। चाइल्ड विद द मेनिंजाइटिस, और इसको क्या हुआ है? मेनिंजाइटिस। फॉर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर शुड द नर्स असेस द चाइल्ड। आईसीपी के साइन सिम्टम देखने हैं। आईसीपी बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, सीजर आ सकता है? हाँ सर, सीजर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। क्या वोमिटिंग होगी? हाँ सर होगी। बल्जिंग फॉन्टेनेल होगा? तो मैंने क्या बोला था बेटा, बल्जिंग फॉन्टेनेल के लिए जब भी कोई पूछा जाए तो मैं एक दिमाग में एक चीज बैठा लेनी है, एज जरूर ध्यान रखनी है बच्चे की, क्योंकि एज से क्या लेना देना है सर। 18 महीने पर सारे जो फॉन्टेनेल लगभग क्लोज हो जाते हैं, तो क्या उसके अंदर बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनेल देखने को मिलेगी? तो सर नहीं देखने को मिलेगी। तो मोस्टली 2 साल के बच्चे में फॉन्टेनेल के अंदर बल्जिंग नहीं देखने को मिलेगी। समझ रहे ना। अब वैसे नॉर्मल बच्चे इसको आंसर करेंगे बेटा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको यही तो दिमाग में बिठाना है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट कि अच्छा सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब मेनिंजाइटिस है तो सब नॉर्मल थोड़ी होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, हाँ सर रेस्पिरेटरी रेट वगैरह डिक्रीज हो सकती है। रेस्पिरेटरी रेट क्यों डिक्रीज हो सकती है? समझ गए होंगे आप मेरी बात। रेस्पिरेटरी रेट, या देखो भाई यहां पर जैसे नॉर्मल, एक चीज और याद करवाता हूं तुम्हें, अभी करेंगे कि टीपीआर बीपी, हम हमारे पास में क्या होते हैं? टीपीआर बीपी, ये 2 चीजें होती, ये 4 चीजें होती हैं जो नॉर्मली वाइटल साइन में काउंट करते हैं। वैसे पेन भी करते हैं और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी करते हैं। ऐसे करके हम टोटल 6 बोलते हैं, बट नॉर्मली अगर बात करूं तो 4 होते हैं टीपीआर बीपी। सुन लो बेटा, टेम्परेचर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और 2 बीच वाले घटते हैं। ऐसे याद रख लो। जब भी आईसीपी होता है, टीपीआर बीपी लिखते हो तो फर्स्ट स्टार्टिंग का और लास्ट का ये तो इंक्रीज होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। जबकि अगर मैं बात करूं पल्स की और मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो पल्स और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज होते हैं। ये बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। तो क्या रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगी या बढ़ेगी? तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगी। सही कह रहा है। तो बढ़िया आंसर यहां पर 1, 2, 5 हो सकते हैं बेटा। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके भी आपको कमेंट करने हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।